Hello everyone, welcome you Easy Math, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10. क्लास 9 के लिए सीबीएसई मैथमेटिक्स की जो हमारी क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है उसमें आज क्लास 5th है। क्लास 5th के अंदर मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसा कि प्रीवियस दो चैप्टर्स में भी हुआ था, यानी जो फर्स्ट सेकंड क्लास थी नंबर सिस्टम एंड थर्ड फोर्थ क्लास में पॉलिनोमियल, उसी तरह से ये क्लास 5 और क्लास 6 में ये वाला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये दो क्लासेस के अंदर खत्म होगा। इसलिए क्लास 5 का मैंने टाइटल दिया है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 1, राइट। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस सारी क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं, सिमिलरली मैं आज भी इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। मैं आप पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। इस पार्ट 1 के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, एज वेल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। सारे ही तरह के क्वेश्चन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्चुअल थ्योरी से। पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्चुअली जो एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, राइट, दिस इज द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल में, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स को मैं बोलूंगा वेरिएबल, ठीक है। ए क्या है, दिस इज व्हाट इट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और यहाँ पे बी क्या है, इट इज कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन कब स्टैब्लिश होती है, जबकि ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स एंड जो कोफिशिएंट है किसका, एक्स का कोफिशिएंट है ए, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशंस के साथ ए एक्स प्लस बी को इक्वल टू जीरो को मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी करूंगा, सॉरी, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी। तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे आपके पास एक्स की ए की वैल्यू फाइंड आउट हुई, यानी ए वेरिएबल भी एक है, वैल्यू भी एक निकलेगी। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। तो जैसे मैंने ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन ली, इसके अंदर एक्स जो है आपका वेरिएबल हो गया, ठीक, और ए और बी जो है बेसिकली वो रियल नंबर है, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ये एक इक्वेशन है, एक्स यहाँ पे क्या वेरिएबल है, इस इक्वेशन के अंदर 2/3y ये इंटीजर नहीं है, कोफिशिएंट रियल नंबर है, उसके बाद भी ये इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो किसी भी तरह की लीनियर इक्वेशन में जो कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि जो वहां पे कांस्टेंट टर्म्स है, जो कांस्टेंट टर्म है एज वेल एज जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है वो रियल नंबर हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। अब इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब हो गया जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं, टू वेरिएबल, लेट्स से कि एक्स और वाई आर द टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। मैं इक्वेशन यहां लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज वॉट इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे टू वेरिएबल क्या हो गए, एक वेरिएबल एक्स हो गया, दूसरा वाई, ठीक है, ये टू वेरिएबल्स हो गए, टू वेरिएबल्स, ठीक है। ए और बी क्या हो गया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई हो गया, और सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताए थे। तीनों ही क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक। और ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, या एटलीस्ट एक तो नहीं होना चाहिए। जैसे ए इक्वल टू जीरो हो गया मान लो, तो ये इक्वेशन क्या बचेगी, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन तो एग्जिस्ट करेगी, बट ये टू वेरिएबल में नहीं रहेगी, ये वन वेरिएबल में हो जाएगी जो कि वाई है, राइट। तो अगर एक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी अगर एक भी कोफिशिएंट वेरिएबल का जीरो है तो, है ना। अगर मान लो आपका ए जीरो है तो अभी बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर आपका ए बी जीरो है तो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स में बन जाएगी इक्वेशन। तो बट वो जो इक्वेशन बनेगी वो टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगी, वो एक ही वेरिएबल में रहेगी, राइट। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एस और टी यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो इसके अंदर एक इक्वेशन बना दी, यहाँ पे यू और एक्स दो वेरिएबल, तो ये जो इक्वेशन है दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ए एक्स प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन है, तो
तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दिस इज व्हाट इट इज, ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, उसका एक ही आंसर होगा, यानी इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, राइट, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया इन्होंने 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो सॉरी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 3x इक्वल टू minus 5, this implies x equal to minus 5 by 3, तो minus 5 by 3 is the solution of this linear equation, or minus 5 3 is the root of this equation, or minus 5 by 3 is the value of x, ठीक है ना, बट ये एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। तो जो वन वेरिएबल में इक्वेशन होगी यानी लीनियर इक्वेशन होगी, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। ठीक, टू वेरिएबल्स में क्या होगा, जैसे कि आपके पास x एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पे x और y के फॉर्म में लिखने को, जो भी आंसर आएगा आपका x और y का, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये हमारे पास एम है। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर, उसको लिखते कैसे, पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं, ठीक है ना, x की वैल्यू लिखते हैं देन y की वैल्यू लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। ऑर्डर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिख रहे हैं फिर y की वैल्यू लिख रहे हैं। अब जो टू वेरिएबल की इक्वेशन होती है, उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, एक लीनियर इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे लिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं x इक्वल टू 0 है। अगर मैं इस इक्वेशन x इक्वल टू 0 रखूंगा तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 40, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 7। तो एक आंसर क्या आ गया मेरे पास, ऑर्डर्ड पेयर में 0 और 7, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। दूसरा मैं कहता हूं y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 रखने के बाद मेरे पास क्या जाएगा, 3x इक्वल टू 14, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 14 बाई 3। तो मेरे पास एक आंसर आ गया, x की वैल्यू यानी 14 बाई 3 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, y इक्वल टू 0, दिस इज अनदर सॉल्यूशन। अगर मैं रख रहा हूं मान लो x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी मेरे पास 6 प्लस 2y इक्वल टू 40, दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू 8। तो मेरे पास आ जाएगा 2 8 अगेन वन ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। तो ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जो कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब कोई भी इक्वेशन जो दो वेरिएबल में होगी, उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन वन वेरिएबल में है, तो उसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है, अगर मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखूंगा तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू, पॉइंट्स में भी रख सकता हूँ, रेशियोज में रख सकता हूँ, इंटीजर नंबर में रख सकता हूँ, तो या y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन जिनमें x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, ऐसी इक्वेशन टू वेरिएबल में ही संभव है, इसलिए उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। लेकिन किसी दूसरे इक्वेशन जो कि सिंगल वेरिएबल में यानी वन वेरिएबल में, उसमें यूनिक सॉल्यूशन ही पॉसिबल है। मैं कहता हूं x इक्वल टू, एक वैल्यू होता हूं 5 1। अब 5 1 को मैं इसको सेटिस्फाई कराता हूं तो क्या आएगा, 15 प्लस 2 इंटू 1 यानी 17, यहाँ पे कितना 14। तो ये सॉल्यूशन, इसका 5 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन किसी भी टू वेरिएबल इक्वेशन के या वन वेरिएबल इक्वेशन के सॉल्यूशन वही हो सकते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर या जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी उसमें LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, राइट। देखिए, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5 में अगर इस इक्वेशन में रखता हूं तो 3 प्लस 10 रहा, यानी 13 रहा, 13 इज नॉट इक्वल टू 14। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वही होंगे जो x और y के वैल्यू आपके पास आई है, राइट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये इसकी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया, तीन चीजें बताइए। पहली बात तो ये चार चीजें बताइए आपको, वन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, दूसरा
जो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट बताइए वो बताइए कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू निकालना, या उस इक्वेशन के रूट निकालना, या उस इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी LHS इक्वल टू RHS हो। एक चीज ये बताइए कि जो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होती है उसके ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। जो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होती है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, यानी उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि टू वेरिएबल में हम x और y के तरीके फॉर्मेट में लिखते हैं, इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, यानी x की वैल्यू पहले आएगी देन y की वैल्यू आएगी, राइट। अब हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं तो वही अपन 4-5 कैटेगरी लेंगे। पहली MCQ क्वेश्चन 1 मार्क, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क, देन शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स, देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड वन इज केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले MCQ 1 मार्क क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ₹20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मैं मानता हूं कॉस्ट ऑफ बुक क्या है, ठीक है, लेट्स से कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू y, ठीक है ना, और कॉस्ट y रुपीज समझ लो एक तरीके से, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख दो, इसको यहां से हटा के रुपीज y, ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ बुक और कॉस्ट ऑफ द बुक इक्वल टू लेट से ₹x। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ बुक्स है वो y के ट्वाइस से इज मोर देन इज ₹20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी 2y + 20 होगा, राइट। तो पेन की कॉस्ट आपकी जो भी होगी, ठीक है ना, उस कॉस्ट का ट्वाइस करके उसमें ₹20 पे ऐड कर दीजिए, वो आपकी एक बुक की कॉस्ट आएगी। तो इक्वेशन बन गई x इक्वल टू 2y + 20। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं इसका, x इक्वल टू 2y + 20 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ए लेते हैं पहले। ए ऑप्शन में आपने वैल्यू रखी x इक्वल टू 5, यानी 5 + y इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 7, यानी 5 + 4 इक्वल टू 7। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 इक्वल टू 7 नहीं हो सकता। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 5, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारे इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख रहे, प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज 25 + 4 इक्वल टू 7, यानी 29 इक्वल टू 7, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। x यानी 5 + 2 इक्वल टू 7, दिस इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, चेक कर लेते हैं, आंसर सी ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए एक लाइन ले लेता हूं। इस लाइन पे 2 पॉइंट है, ठीक है ना। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट इट इज 90 किलोमीटर। ठीक है, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए विद स्पीड x। एक कार x स्पीड से ए से स्टार्ट होती है। दूसरी कार इफ एंड अनदर फ्रॉम बी विद स्पीड y, यहां से y km/h की स्पीड से दूसरी कार स्टार्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, सेम टाइम पे। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। एक सेकेंड, दे मीट इन 9 आवर्स। मान लो यहाँ पे ये कार सी पॉइंट पे मीट आउट करती है, दोनों कार कितने घंटे में मिल रही है, 9 आवर्स के अंदर, ठीक है ना। देन लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव सिचुएशन है। मैं अब इसकी एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे BC जो डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस को कौन सी कार कवर कर रही है, जिसकी y km/h की स्पीड है, ठीक है। तो y km/h की स्पीड का मतलब हो गया y मल्टीप्लाई बाई, ये भी 9 घंटे लगा रही है, दोनों ही कार 9 घंटे लगा रही है। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स, यानी B से C पे पहुंचने में y कार को 9 घंटे लग रहे हैं, और A से C पे पहुंचने में x जिसकी कार की स्पीड है उसको भी 9 घंटे लग रहे हैं। तो BC इक्वल टू आ जाएगा y 9 होगा इंटू 9, क्योंकि मेरे पास y की यूनिट क्या थी, km/h थी, और 9 की मतलब आवर थी, तो मेरे पास ये डिस्टेंस हो गए, आवर आवर कैंसिल हो गया, तो BC इक्वल टू 9y किलोमीटर हो गया मेरे पास, ठीक है ना।
अब मैं सिमिलर वे में ए सी निकाल लेता हूं, तो ए सी इक्वल टू मेरे पास ए सी इक्वल टू 9x किलोमीटर हो जाएगा, राइट। इसका मतलब मेरा ए सी और बी सी की वैल्यू हो गई। अब इस ऊपर इस डायग्राम से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ए सी कितना है आपके पास 9x किलोमीटर में माइनस 9y किलोमीटर में इक्वल टू 90। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 10। दिस विल बी द इक्वेशन, सी विल बी द आंसर, राइट, x माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, मैंने सारी तरह की चीजों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। वो यूनिट क्या थी यहाँ पे, डिस्टेंस, क्योंकि मुझे एक जनरल चीज पता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पीड y मल्टीप्लाई टाइम किया तो डिस्टेंस में आ गया 9y किलोमीटर, सेम यहाँ पे 9x किलोमीटर आ गया, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर है, तो उसको मैंने कंपेयर करा दिया। चेक कर लेते हैं आंसर। ठीक है, उसी तरीके से क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 10 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस तरीके से अप्रोच करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर, देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मान लिया एक लीनियर इक्वेशन है आपकी ax प्लस बी इक्वल टू 5। मैं ये करता हूं ax प्लस बी मल्टीप्लाई बाई, ये कह रहा है कि नॉन जीरो नंबर से आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, तो 7 7 कैंसिल हो गया, यानी इक्वेशन वही रहेगी। यानी इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस डिवाइड की जगह ये करूँ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 7, तो भी 7 7 कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन आपकी ax प्लस बी इक्वल टू 5 आएगी। तो अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, है ना, या मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी लीनियर इक्वेशन की बोथ साइड्स के अंदर, तो आपका उस इक्वेशन के सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वही वेरिएबल की वैल्यूज वही आएगी, तो रिमेन्स द सेम एज द आंसर, राइट। देन सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following option is true for y equal to 3x plus 5? So y equal to 3x plus 5, this is what it is, a linear equation in two variable. अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 प्लस 5 यानी 8 आएगी। x की वैल्यू 2 लेता हूं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी। ऐसे ही मतलब मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या है, 0 5 जो ऑर्डर्ड पेयर है, 1 8 2 11, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि ये इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस विल बी देयर, राइट। इसको इरेज करके आंसर चेक कर लेते हैं। लिए 2 वेरिएबल एंड इट हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है ना, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 मार्क का। देखिए, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए क्लास इज 1:3। सेट अप एन इक्वेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एंड बॉयज इज। मैं मान लेता हूं, लेट उस क्लास की बात कर रहा हूं, लेट बॉयज इक्वल टू x एंड स्टूडेंट्स जो है टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू y, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, इसलिए गर्ल्स इक्वल टू y माइनस एक्स। क्वेश्चन में आपको क्या देखा है, रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो गर्ल्स यानी y माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/3 आपको दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज 3y माइनस 3x इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज 3x को इधर ले जाऊं मैं, सॉरी 3 ये x आएगा, ये 1 नहीं आएगा, x आएगा, तो यानी 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल तो है, एक बार चेक कर लेते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 यानी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 मार्क का क्वेश्चन। एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8 मीट ए लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हालांकि ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आना चाहिए कि ग्राफ हम वहां पढ़ते हैं, बट यहाँ भी समझ जाएंगे, आपको ग्राफ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप तो सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन, वो दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 8,
दिए हुए चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं? पहला ऑप्शन है 5 और 3, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। बी ऑप्शन है 7 और 2, यानी 7 + 2, तो 9 होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा सी ऑप्शन है, यानी -5 + 3, तो ये तो 2 होगा, 8 के बराबर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है 3 7, यानी 3 + 7 ये 10 होगा, 8 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली ए ऑप्शन इज पॉसिबल। बस आपको कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें। कई बार हम ऑप्शन या सॉल्यूशन से क्वेश्चन के ऊपर रीच करते हैं, तो वहां एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आप मेथड को बताओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जरूरी है कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए और टाइम सेविंग होनी चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी करेक्टनेस और टाइम सेविंग के ऊपर फोकस करना है, स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चाहे तो आप पूरे क्वेश्चन को तरीके से करके आ रहे हो, या फिर आप ऑप्शन से ही आंसर को निकाल के आ रहे हो, इन एनी मेथड, राइट। तो 1 मार्क के 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट मूव करते हैं 2 मार्क के ऊपर। ठीक है, ये आंसर आ गया यहाँ पे 5-3। नेक्स्ट मूव करते हैं 2 मार्क के ऊपर। 2 मार्क में पहला क्वेश्चन है, इन एन वन-डे क्रिकेट मैच रैना एंड धोनी, दो क्रिकेट प्लेयर है, स्कोर्ड 198 रन। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेट रैना स्कोर्ड, उसी मैच की बात कर रहा हूं, रन्स इक्वल टू x एंड धोनी स्कोर्ड रन्स इक्वल टू y। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों मिलकर कितने करते हैं, x + y = 198। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन, राइट। x + y = 198। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इज 0x + 0y + 0c इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट। देखिए, लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, एक इक्वेशन है ax + by + c = 0, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें कंडीशन क्या होती है, a और b आपका रियल नंबर हो, a b c रियल नंबर हो, ठीक है ना, a और b नॉट इक्वल टू 0, या एटलीस्ट एक 0 के बराबर नहीं हो। अगर ए बी नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो कंडीशन हो गई 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर ए 0 है और बी नॉट इक्वल टू 0, तो ये चलेगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपकी लीनियर इक्वेशन होगी बट 1 वेरिएबल में हो जाएगी, तो चलेगा। तो इन्होंने सिंपली एक क्वेश्चन पूछा, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये इक्वेशन जो दिया है, इक्वेशन लीनियर नहीं है, क्योंकि दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट 0 है। अगर एक ही वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 होता तो अभी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है ना, इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। Next question, question 3. If x equal to 1 and y equal to -1 is a solution of equation this, what is the value of p? तो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ। देखिए, p इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, -2 इंटू वाई की वैल्यू -1 है, इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज p इक्वल टू 10, यहाँ पे +2 होगा, तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 8 आंसर आ गया आपके पास। चेक कर लेते हैं, p इक्वल टू 8 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, after 5 years the age of father will be, sorry, after 5 years the age of father will be 2 times, एक second, 2 times the age of his son. Write a linear equation in 2 variable to represent this statement. ठीक है ना, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लीनियर इक्वेशन पॉसिबल वो हमको लिखनी है। अब मान लेते हैं, लेट after by the age of father will be 2 times the age of son. Okay, let present age of son equal to y and present age of father equal to x. Okay, अब ये कह रहा है 5 साल आफ्टर 5 years the age of father will be। अब 5 साल के बाद, यानी दोनों में 5-5 जोड़ दो, x + 5 और y + 5। 5 साल के बाद जो फादर की एज है विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, x + 5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y + 5, राइट। दिस इंप्लाइज x + 5 इक्वल टू 2y + 10। दिस इंप्लाइज x - 2y इक्वल टू 5 इज द लीनियर इक्वेशन। डन। तो एक बार चेक कर लेते हैं, x - 2y इक्वल टू 5 इज द आंसर।
x minus 2y equal to 5 is the answer. Okay. Next question है question number 5. Check which of the following is are the solution of this equation. ठीक है ना, मैं पहला चेक करता हूं. पहले में आपको दे रखा है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, राइट. इक्वेशन में रखता हूं 3 into 3 minus 2 into 4 equal to 1. This implies 9 minus 8 equal to 1. This implies 1 equal to 1. इसका मतलब 1 में 1 जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन होगा गिवन लीनियर इक्वेशन का. सेकंड चेक करते हैं. सेकंड के अंदर x की वैल्यू जो है वो है 2√2, y की वैल्यू जो है 3√2. दिस implies सॉल्यूशन होगा 3 into 3√2 minus 2 into 2√2 equal to 1. This implies 9√2 minus 4√2 4√2 हो गए equal to 1. This implies 5√2 equal to 1, which is not possible. इसका मतलब ये वाले जो है जो सेकंड में दे रखा है वो इस इक्वेशन के या गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, राइट. तो चेक कर लेते, इरेज करके एक बार. देखिए ये कर रहा है रिप्रेजेंट. 5√2 इज नॉट इक्वल टू 1 जो हमारा आया था इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू आपको दी हुई है उसको पुट करते हैं तो वो सर लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. Express y in terms of x given that this, check whether the points is on the given line. आपको दे रखा है 2x minus 5y equal to 7. आपको y की टर्म्स में y in terms of x यानी y की वैल्यू निकालनी, तो मैं इसको ऐसे लिखूं 2x minus 7 equal to 5y. This implies y equal to 2x minus 7 upon 5. तो ये तो इक्वेशन हो गई जो आपको चाहिए. दूसरा कह रहा है कि इस वैल्यू अच्छा -3 -2 वैल्यू पुट करके देखिए, यानी x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2. ओके. क्योंकि जब आपको -3 -2 ब्रैकेट में दे रखा है, इसको मान के चलते हैं कि हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है, यानी x और y की वैल्यू दे रखी होगी. कभी भी ये नहीं मानते कि y और x की वैल्यू दे रखी होगी. ये जो भी है ब्रैकेट में आपको अगर दे रखा है इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑलवेज x एंड y यानी ऑर्डर्ड पेयर में. ठीक है. इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, इन वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखते हैं इस इक्वेशन में. तो 2 into -3 minus 5 minus 2 equal to 7. This implies -6 plus 5 यानी 10 equal to 7. So this implies 4 equal to 7, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है. चेक कर लेते हैं. एक सेकंड इरेज कर देता हूँ. ये तो मेरे पास आंसर आ गया. 4 is not equal to 7, तो -3 -2 is not on the given. तो ये 6 क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स के अंदर. नेक्स्ट मूव करते हैं. अब आ गया हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन. हमने किए थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन किए थे, 6 क्वेश्चन किए 2 मार्क्स से 13 क्वेश्चन हो गए. अब हम 3 मार्क्स से मूव कर रहे हैं. 3 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन दिस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस दिस, चेक वेदर दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ. जब भी आपको सॉल्यूशन चेक करना हो तो उन वैल्यूज को उठा के उस क्वेश्चन में रख देनी चाहिए. आपको दे रखा है y इक्वल टू y√3 इक्वल टू 8x प्लस √3. मैं इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख रहा हूं. दिस इंप्लाइज 8x माइनस y√3 प्लस √3 इक्वल टू 0, राइट. अब मैं 0 - 1 की बात कर रहा हूं. 0 - 1 का मतलब हो गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1. इस इक्वेशन में रख रहा हूं. तो दिस इंप्लाइज y यानी -1 इंटू √3 इक्वल टू 8 इंटू 0 प्लस √3. तो दिस इंप्लाइज -√3 इक्वल टू √3. एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन. y√3 x इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू 1. तो ये दोनों इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. √3 और 9 रखता हूँ मैं इसके अंदर, तो x इक्वल टू क्या हो गया √3, y इक्वल टू क्या होगा 9. इनको पुट किया तो दिस इंप्लाइज 9 y की जगह √3 इक्वल टू 8. इसको मैं यहाँ पे डालू इस इक्वेशन में, राइट. इसमें डालू या नीचे वाले में डालू तो एक ही बात है. 8 x की वैल्यू √3 प्लस √3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9√3. इसका मतलब करेक्ट है. तो ये
ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्योंकि जो आपको एक्स और वाई की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में दी हुई है उसको जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं, इरेज करा इसको। √3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और ये सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड k इन ईच केस इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल। ठीक है, तो आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है। तो पहला केस है 3x प्लस 2y, यानी x की वैल्यू मुझे रखनी है, यहाँ पे 2 रखनी है, y की वैल्यू 1 मैं रख रहा हूं। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, यानी k की वैल्यू आ गई 8 पहले वाले केस में। दूसरे केस में 2 इंटू 2 माइनस k इंटू 1 इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। दूसरे केस में आ गई। तीसरा केस देखते हैं, x की वैल्यू 2/4 प्लस 1/3 इक्वल टू 5k। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, यानी 12, तो 6 प्लस इक्वल टू 5k, दिस इम्प्लाइज 10 इक्वल टू 5k मल्टीप्लाई बाई 12। एक मिनट, ठीक है, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 1/6। ये आंसर है। तो 3 आंसर आ गए, 8 -2 एंड 1/6। चेक कर लेते हैं। 8 आ गया पहले का, -2 आ गया, एंड देन 1/6 आ गया। तीनों आंसर हमारे करेक्ट है। तो ये आपके यहाँ पे फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मार्क्स जो होते हैं आपके आंसर के मार्क्स भी होते हैं 1/3 मार्क्स। 1/3 मार्क्स आप कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा प्रोसीजर, मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और 1/3 मार्क्स होंगे आपके कैलकुलेशन पार्ट के। तो तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। ओके, वेरीज का मतलब होता है y इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी y और x का बिहेवियर एक जैसा ही है। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होगा, x डिक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा, यानी x जिस तरह से मूवमेंट करेगा y भी उसी तरह से मूवमेंट करेगा। y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो दिस इंप्लाई, जब मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगा देता हूं, लेट्स से इट इज k, तो मैंने लिखा kx। कोई भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है इक्वल टू के साथ, y इक्वल टू kx। ठीक है ना। अब आपको दे रखा है y इक्वल टू 12 और k इंटू एक्स इक्वल टू 4, तो यहां से आ गई k की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। इस 3 की वैल्यू को उठाकर मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं, तो y इक्वल टू 3x इज वन रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो होगी y इक्वल टू 3x। अब y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 5 है, तो y इक्वल टू x की वैल्यू 5 यानी 3 इंटू 5 यानी 15 इज द आंसर। तो इक्वेशन जो हमको निकालनी थी लीनियर इक्वेशन, वो तो बन गई y इक्वल टू 3x, और x इक्वल टू 5 के लिए y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 3x एंड x की ये 15 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। The point 2, 3 lies on the graph of the linear equation this. If the same point also lies on the graph of this, then find the value of b. यानी जो 2 और 3 पॉइंट है वो इस इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है आपको, उसके ऊपर लाई करता है, उस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब 2 और 3 पॉइंट जो दे रखा है, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो पहले केस में देख लेते हैं, आपको x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 3 दे रखी है, राइट। पहले में रखते हैं वैल्यू 3 इंटू 2 माइनस a माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 2a माइनस 1। ठीक लिखा है। दिस इंप्लाइज 6 माइनस 3a प्लस 3 इक्वल टू 2a माइनस 1। दिस इंप्लाइज 5a इक्वल टू 9 और 10। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 2, राइट। हमको तो b की निकालनी है। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में वही अगेन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, इस केस के अंदर भी, क्योंकि ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो 5 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2a इंटू 3 इक्वल टू 3b। दिस इंप्लाइज 10 प्लस
अब a की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ रख देता हूँ 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 3b। 2a में a की वैल्यू मैंने रख दी 2। दिस इम्प्लाइज 10 4 माइनस 3 यानी माइनस 9 इक्वल टू 3b। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 1/3। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10, 1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 3b। 1 माइनस 2 इंटू 2 हो गया यानी 4 हो गया यानी -1। 1 माइनस कर दिया, माइनस से -9 हो गया तो 1/3। राइट, बी का आंसर आ गया आपके पास 1/3। चेक कर लेते हैं एक बार। बी का आंसर आ गया 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हमारे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फॉरेनहाइट एफ, यानी फॉरेन टेम्परेचर का फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दो जगह से मेजर करते हैं। तो फॉरेनहाइट एफ और डिग्री सेल्सियस यानी सी के अंदर एक रिलेशन दिया हुआ है C इक्वल टू 5F माइनस 160/9। राइट, अब आपको 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर इज 1 बाई 1 कर लेते हैं। टेम्परेचर इज 86 डिग्री फॉरेनहाइट, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सी में निकालना है तो 5 इंटू 86 माइनस 160/9। 5 इंटू 86 हो गया 430। राइट, 430 माइनस 160/9 यानी 270/9 यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया पहले का आंसर। सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ गया। दूसरा है अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दे रखा है तो 35 फॉरेनहाइट में निकालना है। 5F माइनस 160/9। दिस इम्प्लाइज 5 9 27 315 इक्वल टू 5F माइनस 160। दिस इम्प्लाइज 5F इक्वल टू 475। दिस इम्प्लाइज F इक्वल टू 95 डिग्री। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर 30 डिग्री आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार। 270 270 प्लस 40 315, इधर जाएगा 315 तो ये हो जाएगा 475 और ये हो जाएगा 95। ठीक है, थर्ड है if the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस what is the temperature in Fahrenheit and if the temperature is 0 डिग्री Fahrenheit। अच्छा, या तो F की वैल्यू 0 तो C की वैल्यू क्या होगी और C की वैल्यू 0 तो F की वैल्यू क्या होगी। लेट C इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 5F equal to 160. This implies F equal to 32. Right? If F equal to 0, this implies C equal to minus 160/9। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस इक्वेशन का खेल है, इसके अंदर हम आंसर रख रहे हैं, मतलब वैल्यूज रख रहे हैं। अब यहाँ पे C और F क्या है बेसिकली, इसको मैंने लीनियर इक्वेशन में क्यों कंसीडर किया इस इक्वेशन में, क्योंकि C और F यहाँ पे 2 वेरिएबल है जो वेरी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। यानी P और F को आप X और Y मान लीजिए, तो X और Y की तरह वेरी कर रहे हैं और X और Y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम आंसर निकाल रहे हैं। X की डिफरेंट वैल्यू के लिए Y का, Y की डिफरेंट वैल्यू के लिए X का। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ दिस केस। ओके, चौथे क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर C इक्वल टू F हो जाए, राइट, गुड, तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा F इक्वल टू 5F माइनस 160/9। दिस इंप्लाइज 9F इक्वल टू 5F माइनस 160। एक मिनट, C की जगह मैंने F रख दिया तो ये 9F हो गया। तो दिस इंप्लाइज 4F इक्वल टू माइनस 160। दिस इंप्लाइज F इक्वल टू माइनस 40। ये आपका F आंसर आ गया -40 और यही आंसर आपका C हो जाएगा क्योंकि C और F दोनों बराबर है। राइट, तो ये आंसर आ गया। पहले में 30 आ गया, दूसरे में 95, देन 32 एंड 160/9 और -40। चेक कर लेते हैं एक बार इसको इरेज करके। देखिए पहले में 30 आ गया, दूसरे में 95 आ गया था मेरा, तीसरे में आंसर आ रहा है -160/9 आ गया एंड चौथे में -40 आ गया। राइट, तो चारों आंसर हमारे मैच हो गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 मार्क्स में। 2 years later, a father will be 8 years more than 3 times the age of his son. ओके, मैं इसको जैसे पहले क्या था, इक्वेशन बनाते पहले। प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू, मैंने ले लिया x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू y years।
ये कह रहा है 2 years later, यानी 2 साल के बाद, फादर विल बी 8 years more than 3 times the age of his son. 2 years later, यानी y plus 2 फादर को भी, x plus 2 उसके बेटे को, इसकी एज जो होगी 3 times, यानी सन की एज की 3 टाइम्स से भी 8 साल ज्यादा होगी फादर की एज, राइट? फादर एंड सन, अच्छा फादर को इन्होंने एक्स माना है, सन को वाई, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है ना? चलो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे वाई कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा और यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने सन को वाई माना है, ठीक है ना? तो सन की जो भी एज है 2 साल के बाद, उसकी 3 गुना और उसमें 8 ईयर से ऐड कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी 2 साल बाद की, ठीक है? सो सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस 8, दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई, जो कि ये फाइंड आउट करना चाहता था क्वेश्चन में, कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या होगी, ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि अगर सन की प्रेजेंट एज यानी y इक्वल टू 10 ईयर्स है, तो फादर की एज क्या होगी? तो फादर की एज यहां से निकाले थे x, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 12 प्लस 30 यानी 42 ईयर्स एज होगी फादर। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन से एक लीनियर इक्वेशन ड्राइव की, उस लीनियर इक्वेशन में फिर x या y की जो वैल्यू रख के एक दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, तो 42 आपका लास्ट आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं। ये इक्वेशन आ गई और 42 ईयर्स आपका आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 मार्क्स। When numerator of a fraction is increased by 2, the fraction reduces to 1 by 3. Okay. Let numerator and denominator be x and y. Okay. Numerator आपको दे रखा है x, denominator दे रखा है y. अब ये कह रहा है अगर numerator के अंदर numerator of fraction increase by 2, 2 इंक्रीज करते हो तो जो इन दोनों का रेशियो है वो 1/3 हो जाएगा, तो राइट? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 6 इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दिस विल बी द इक्वेशन, 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में आएगा। ये सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आया 2019 के अंदर, ठीक है ना? ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो आपकी इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये 5 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, अब 5 मार्क्स से क्वेश्चन हो गया, यानी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गए, एसएटी 2 मार्क्स से खत्म हो गया, एसएटी 3 मार्क्स हो गया और एलएटी 5 मार्क्स के हो गए, राइट? अब हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि 4 मार्क के क्वेश्चन है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर। तो सबसे पहले केस देखते हैं। डायरेक्शन क्या है? 1 से 3 क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Car parking is a major problem in urban areas in both developed and developing countries. In the Jaipur city GT Mall, the parking charges of a car in a parking lot is ₹30 for the first 2 hours. यानी शुरू के 2 घंटे के लिए जो पार्किंग चार्जेस है वो कितना 30 रुपए है, एंड ₹10 पर आवर फॉर सब्सिक्वेंट आवर। यानी अगर आप जैसे मान लो 2 घंटे के लिए रुकते हैं तो आपको पार्किंग चार्जेस 30 रुपए देने हैं। अगर आप 3 घंटे के लिए रुकते हैं तो आपको पार्किंग चार्जेस देने 30 प्लस 10 रुपए यानी 40 रुपए। अगर आप 4 घंटे के लिए रुकते हैं तो 30 प्लस 10 प्लस 10 यानी 50 रुपए। आपके हर घंटे में 10 रुपए का चार्ज बढ़ता जाएगा 2 घंटे के बाद। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये एक पार्किंग का डायग्राम दिखा रखा है। क्वेश्चन देखते पहले। टेकिंग टोटल पार्किंग टाइम टू बी x hours and total charges as ₹y, write a linear equation. Okay. देखिए जो पार्किंग चार्जेस है वो क्या है? y है, ठीक है ना? अब आपके पास यहाँ पे टोटल चार्जेस है, टोटल चार्जेस ऑफ ₹y, तो y और x के अंदर एक रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है जो कि लीनियर इक्वेशन होगी इसकी, ठीक है ना? अब जो है आपकी पार्किंग टाइम टू बी x आवर, ठीक है ना? 2 घंटे के लिए 30 है, तो मान लो x आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू 10 प्लस 30 इक्वल टू y में लिख सकता हूं। दोबारा देख लेते हैं।
वाई टोटल पार्किंग चार्ज, जैसे मान लो मुझे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। 6 घंटे रुकना है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले 2 घंटे के 30 रुपए, फिर अगले घंटे के 10, 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 यानी 1 2 3 4 4 घंटे ही हो गए। और 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे के ये है, फिर अगले घंटे के, अगले घंटे के, अगले घंटे के, अगले घंटे के, यानी टोटल 6 आवर्स हो गए। और टोटल चार्ज हो गए 30 10 40 50 60 70 रुपए हो गए। अब मैं कह रहा हूँ टोटल, अब इसी क्वेश्चन में लेते जो इक्वेशन बनाई, मैंने कहा कि 2 घंटे शुरू के, उसको तो छोड़ दो आप, उसके तो मैंने जोड़ लिए कांस्टेंट चार्जेस 30, उसके अलावा जो है उसके 10 रुपए चार्जेस है। और टोटल चार्ज कितना पार्किंग का आपका कितना बनेगा? वाई। अब मान लो मतलब 6 घंटे, तो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखी 6, तो 6 - 2 × 10 + 30 = वाई, यानी 4 40 + 30 70, यानी मेरा जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। इसका मतलब जो इक्वेशन मैंने बनाई है करेक्ट है। इक्वेशन क्या हो गई? x - 2 × 10 + 30 = y। इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो 10x - 20 + 30 = y. This implies 10x - y + 10 = 0. 10x, ये आ गया, बी आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे आपका पार्किंग का चार्ज फिक्स है, तो उसको मैंने कांस्टेंट ले लिया 30। 2 घंटे के बाद यानी टोटल पार्किंग आवर्स आपने जितने भी किए वो x आवर्स है, तो x - 2 आवर्स, हर आवर 10 रुपीज आपके ऐड होते जा रहे हैं। तो x - 2 × 10 प्लस इनिशियल 2 आवर का यानी 30 = टोटल पार्किंग चार्ज यानी y हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया बी। मैं चेक कर लेता हूँ, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने समझा कैसा है? मतलब मैंने शुरू के, देखिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मैं कहा कि मेरे पास टोटल पार्किंग चार्जेस जो है उसको वाई दे रखे हैं। अब वाई कैसे आते हैं? किसी भी तरह की गाड़ी को मैं पार्क करता हूँ तो शुरू के 2 घंटे के 30 रुपए, प्लस उसके बाद हर घंटे के 10 रुपए, यानी एक्स अगर मेरा आवर्स में ले रहा हूं तो मैं, तो 30 + x - 2, मैंने मानो 5 घंटे खड़ी की, तो 5 - 2, तो x - 2 × 10 = y, तो टोटल पार्किंग चार्जेस मेरे पास आ जाएगा। तो इक्वेशन आ गई 10x - y + 10 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड, इफ y = 20 देन वैल्यू ऑफ x इज। इक्वेशन क्या है मेरे पास, देखो चेक कर लेते हैं। 10x - y + 10, तो मेरे पास इक्वेशन है 10x - y + 10 = 0। अब ये कह रहा है कि अगर y की वैल्यू 20 है तो 10x, x की वैल्यू क्या होगी? -20 + 10 = 0। दिस इंप्लाइज 10x = 10, दिस इंप्लाइज x = 1। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। चेक कर लेते हैं, सिंपल है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। पहला जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका 4 में से। दूसरा क्वेश्चन है वो 1 नंबर का बनेगा, और तीसरा क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x = 10 2 देन y की वैल्यू कितनी होगी? अब इसी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू रख देता हूं, तो 10 × 2 - y + 10 = 0। दिस इंप्लाइज 20 - y + 10 = 0। दिस इंप्लाइज टोटल पार्किंग चार्जेस y = 20 + 10 यानी 30 रुपीज हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने वैसे भी क्वेश्चन में बोल रखा है 2 आवर्स के लिए चार्जेस कितने होंगे? 30 रुपीज, तो 30 रुपीज आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। ये अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन, तो 1 नंबर आपको यहाँ मिल गए, 1 नंबर यहाँ मिल गए, और 2 नंबर पीछे मिल गए, तो आपको केस बेस्ड में पूरे 4 मार्क्स मिल गए। राइट, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये आपके मैंने सारे तरह की 20-25 क्वेश्चन करा दिए, सारे टाइप इसमें ले लिए मैंने। कि पार्ट 1 लीनियर इक्वेशन का मैंने अभी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर लिया है। पार्ट 2 जो बेसिकली ग्राफिकल पार्ट है, ठीक है ना, इसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, उसको मैं कल के वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूंगा। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, सारी बातें हम कल के वीडियो में कर लेंगे। बट कल कल की वीडियो में मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा जो आज के वीडियो में बताइए। तो अगर आपको इस चैप्टर को मेरे साथ कंप्लीट करना है, यानी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो आपको आज का वीडियो देखना भी जरूरी है, और कल जब मैं बताऊंगा वीडियो में तो उसको भी मेरे साथ पैरेलली आपको देखना पड़ेगा, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको अब इसके बाद क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या और किस किताब में से कैसी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि 40-50 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 50 एक क्वेश्चन आप कर लोगे, तो देन इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना, एग्जाम में आपके पास कुछ भी आएगा उसमें आप आराम से सॉल्व होगा, क्योंकि मैं हर तरह के क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, डिफिकल्ट भी ले रहा हूँ, इजी भी ले रहा हूँ, लेंथी भी ले रहा हूँ, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।